मध्य प्रदेश के आदिवासी कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि केवल वो ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान भी इस्तीफा देंगी। अनीता फिलहाल रतलाम से बीजेपी सांसद हैं और बीते दिन नागर सिंह चौहान से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का पदभार लेकर रामनिवास रावत को दे दिया गया। नागर सिंह इसी बात से नाराज बताए जा रहे हैं और इस्तीफा देने को लेकर उन्होंने कहा, समय आने पर इस्तीफा भी दूंगा। वहीं नागर सिंह के इस्तीफे पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी हमेशा आदिवासी और अनुसूचित जाति को दबाने का काम करती है। नागर सिंह चौहान आदिवासियों के मोर मुकुट हैं, उनका अपमान आदिवासियों का अपमान है। स्वाभिमान की खातिर नागर सिंह और उनकी पत्नी सांसद अनीता चौहान को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपको बता देते हैं कि कौन है मंत्री नागर सिंह चौहान। आप भारतीय जनता युवा कार्य समिति के सदस्य हैं, नगर पालिका अलीराजपुर के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके साथ ही साल 2003 में पहली बार विधानसभा सदस्य चुने गए। 2008, 2013 और 2023 में भी विधानसभा सदस्य रहे हैं। 25 दिसंबर 2023 को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली थी उन्होंने, और उन्होंने अब यह ऐलान कर दिया है कि जल्द वो इस्तीफा दे देंगे। बात करेंगे अगली खबर की। चांदीपुरा वायरस को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में अभी तक कोई भी मामला नहीं आया, लेकिन एमपी के पड़ोसी राज्यों में फैल रहा चांदीपुरा वायरस को देखते हुए यहां पर उप मुख्यमंत्री ने अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि प्रदेश में अभी कोई मामला नहीं है। आपको बताएं कि गुजरात में चांदीपुरा वायरस के मामले सामने आए और कई लोगों की जान भी चली गई है। राज्य ने सभी आवश्यक उपकरण अब उपलब्ध करा लिए हैं और संबंधित जानकारी पोर्टल पर भी अपडेट की जा रही है। अब आपको समझा देते हैं कि चांदीपुरा वायरस है क्या। सैंड फ्लाइज नाम के मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है और बीमारी में फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। डायरिया, शरीर में दर्द और सिर दर्द जैसी परेशानी होती है। तो देखिए, बीमारी में फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं और क्या क्या लक्षण होते हैं। डायरिया, शरीर में दर्द और सिर दर्द जैसी परेशानी होती है। वैसे देखने में ये आम परेशानी लगती है, लेकिन आप जब भी ये परेशानी हो तो सीधा डॉक्टर से संपर्क करें। 24 से 48 घंटे के अंदर मरीज की मौत हो सकती है और 15 साल से कम उम्र के बच्चों को इससे ज्यादा नुकसान होता है। तो देखिए, आपको साथ में बता देते हैं कि कैसे आप इससे बचाव कर सकते हैं। बचाव करने के लिए साफ सफाई रखना बेहद जरूरी होता है। सैंड फ्लाइड मच्छर के काटने से आप बचें, खुद को सुरक्षित रखें और फुल स्लीव कपड़े पहने, क्योंकि मच्छर अगर आपको कहीं पर भी काटेंगे तो इसकी वजह से आप इस वायरस के शिकार हो सकते हैं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, खासकर बारिश के मौसम में मच्छर का प्रकोप जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। खाने पीने का सामान जो है वो खुले में नहीं रखें, खाने पीने के सामान को ढक कर रखें और उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। वायरस से बचाव का कोई टीका नहीं बना है अब तक, इसीलिए आपको इसका बचाव खुद ही करना है। वायरस का खतरा सबसे ज्यादा बुजुर्ग और 15 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है, इसीलिए गंदगी से दूर रहें और खासकर बच्चों को गंदगी से दूर रखें और अपने डाइट का भी खास ध्यान रखें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। अदालत ने कहा है कि दुकानदारों को अपना नाम या फिर पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि सभी दुकानदारों को कांवड़ यात्रा के दौरान जो रूट बनाए गए हैं उन रूट पर जिनके भी दुकान है उस पर अपना नेम प्लेट लिखकर लगाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी दुकानदार को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। अगली खबर मध्य प्रदेश के गुना से है, जहां के वंदना कॉन्वेंट स्कूल में संस्कृत और हिंदी बोलने पर टीचर ने माइक छीन लिया था। वहीं इस मामले में जब गुना के विश्व हिंदू परिषद और छात्र संघ को सूचना मिली तो छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी भी की, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद प्रशासन कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश में जुटा है।
वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन में एक साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। साइबर ठग ने पेंशन अधिकारी बनकर विदिशा से जिला शहरीय विकास अधिकरण अधिकारी के पद से रिटायर्ड हुए पीके चावला को अपने जाल में फंसा लिया और लाखों की ठगी कर ली। इस रिपोर्ट में देखिए आप। ठगी का शिकार हुए रिटायर्ड अधिकारी पीके चावला ने बताया कि उनके पास 20 जुलाई को बीके त्रिपाठी के नाम से एक कॉल आया। ठगों ने सबसे पहले नाम पूछा और फिर पेंशन में अधिकारी की पत्नी को नॉमिनी बनाने के नाम पर पत्नी के आधार कार्ड की फोटो मंगवाई। यही नहीं, ठगों ने रायसेन ट्रेजरी अधिकारी के भाई साथ में होने की बात कही, जिन्हें रिटायर्ड अधिकारी चावला पहले से जानते हैं। ठगों ने इसी का हवाला देकर रिटायर्ड अधिकारी से आधार कार्ड का OTP मांगा। जब रिटायर्ड अधिकारी को 4,91,967 रुपए खाते से कटने का मैसेज आया, तब जाकर उन्हें ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद पीके चावला SP कार्यालय पहुंचे। यहां साइबर सेल में आवेदन दिया तो जांच के दौरान पता चला कि जो खाते में श्री चावला की राशि काटकर ट्रांसफर की गई है, वो खाता नागपुर का है। उन्होंने कहा कि आपका नामिनी नहीं है, इसमें नामिनी करना है तो आप किसको बनाना चाहेंगे। मैंने कहा कि नामिनी हमारे यहाँ मिसेस को बनाना। उनने फिर मेरी मिसेस का आधार कार्ड लिया और उनके लिए मैंने पूरी प्रोसेस कर दी, आप ट्रेजरी चले जाना और वहाँ अगर उनके ट्रेजरी का हमारा काम नहीं है तो उन्होंने कहा बैंक में जाएंगे आप, बैंक में एक जीवित प्रमाण पत्र लगता है, वो वहाँ दस्तखत कर देना, नहीं तो आपकी पेंशन बंद है। ठीक है। इसके बाद मैंने देखा तो मेरे खाते से पैसे कट गए। जब मैंने अपने बच्चे से पूछा कि ये मेरे इतने पैसे क्यों गए, मैं बैंक गया, मैंने स्टेटमेंट निकाला तो एक बार कटे, फिर दोबारा पूरा स्टेटमेंट निकाला, 2 बार कटे। इस प्रकार मेरे कुल 9,13,930 रुपए मेरे खाते से काट लिए गए। इस घटना के बाद पीके चावला के बेटे और वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस पार्षद प्रभात चावला का कहना है कि लोगों के शासकीय कर्मचारी और शासन का गोपनीय डेटा फ्रॉड और साइबर ठगों के पास पहुंचना काफी गंभीर विषय है। इससे लगता है कि उनके विभाग का कर्मचारी ही इन साइबर ठगों से मिला हुआ है। अगर समय रहते इन सब चीजों पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में देश के लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ा आरोप ये है कि जिस तरीके से एक अधिकारी से ठगी की जा सकती है, तो छोटे कर्मचारी या किसी व्यापारी से क्यों ठगी नहीं की जा सकती। इस सरकार ने जिस तरीके से सरकारी डाटा एक ठगों के पास किस तरीके से पहुंच जाता है, ये बड़ा ही एक प्रश्न होता है सरकार के लिए और प्रशासन के लिए। रायसेन DSP प्रतिभा शर्मा का कहना है कि पीके चावला ने थाना कोतवाली में आवेदन दिया है, उनसे साइबर ठगी हुई है। पुलिस साइबर सेल के माध्यम से लगातार जांच पड़ताल कर रही है। इन्होंने बताया कि शनिवार को इनके पास एक फोन आया था जिसपे पेंशन अधिकारी बनकर इनके पेंशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लिए गए और नॉमिनी पूछते हुए जो OTP आया है वो धोखाधड़ी लेकर से इनसे पूछ लिया गया और उसके बाद इनके खाते से लगभग 9,83,000 रुपए निकाल लिए गए। इसका आवेदन आज इन्होंने कोतवाली थाने तथा साइबर सेल में दिया है और इसकी जांच की जा रही है। कोतवाली में इसकी FIR की गई है। रायसेन से विस्तार न्यूज के लिए विजय सिंह राठौर की रिपोर्ट। तो देखिए, देश भर में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन राजनांदगांव से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो सभी को हैरान कर रही हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण एक तरफ शहर के निचले हिस्से और बस्ती के घरों और सड़कों में पानी भर गया है, जिससे निगम के दावों की पोल खुल गई है। नालियां पूरी तरह से भर गईं, जिसके चलते सड़कों और निचली बस्तियों के घरों में पानी भरने के कारण घरों का सामान पानी में तैरता नजर आ रहा है। इधर शहर के जिला अस्पताल में भी पानी भर गया है, जिससे तमाम दावों की पोल खुल गई है। यहाँ हर साल ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के नाम से लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन बारिश में पूरा हॉस्पिटल जलमग्न हो जाता है। हॉस्पिटल में जलभराव की स्थिति को लेकर सिविल सर्जन का कहना है कि ज्यादा बारिश होने पर शहर के नालियों का पानी हॉस्पिटल में घुस जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जलभराव हो जाता है। अस्पताल परिसर में शहर का पानी आता है। अस्पताल के जो बाउंड्री वाल है वहाँ में जो किनारे वहाँ पे सब शहर का नाली लगा हुआ है, वहीं से ओवरफ्लो होकर कैंपस में घुसती है और वहीं से चालू होता है। अपने यहाँ का सरफेस वाटर से पानी नहीं पड़ता। जलभराव होने से जिला अस्पताल किसी तालाब की तरह नजर आ रहा है, जिससे मरीज सहित जिला अस्पताल में कार्यरत स्टाफ भी परेशान नजर आए। ICU सहित सोनोग्राफी सेंटर को भी बंद कर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। तो वहीं जिला स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष का कहना है कि पूरा अस्पताल गंदगी से भर गया है, जिस पर निगम का कोई ध्यान नहीं है।
यहाँ आज आप देख सकते हैं कि लगातार पानी भरा हुआ है, 2 दिन से लगातार बरसात हो रही है। हमारे साथ आज स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष है। सर बताएंगे कि किस तरीके के यहाँ खामे भी लगातार पानी गिरा और यहाँ पूरा पानी ड्रेनेज सिस्टम का पूरा पानी भरा हुआ है, बताएंगे। इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम का वो सबसे बड़ा खामियाजा है कि अगर कहीं से फंड आ रहे हैं ना, तो मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करता हूँ कमिश्नर साहब से भी, नगर निगम आयुक्त साहब से भी और हमारे सीएस साहब से भी कि जल्द से जल्द इस ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कराएं। लगातार बरसात हो रही है, महामारी की भी यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा सकती है, इसके लिए बताएंगे। जी, महामारी तो तय है, महामारी तय है। अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं रहा तो उसमें मच्छर तो पनपनेगा, मक्खियाँ पनपेगी, हैजा हो गया, बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। ये सब कुछ जो बीमारियां हैं जो अब की समय में थोड़ा कम हो गई है और बारिश में बढ़ जाती है। अस्पताल में पानी भर जाना कई बड़े सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि अस्पताल में व्यवस्था को कब तक दुरुस्त कराया जाएगा। ये डायलिसिस यूनिट को आज बंद कर दिया गया है और लगातार आप देख सकते हैं कि सोनोग्राफी को भी आज बंद कर दिया गया है। जल भराव की स्थिति लगातार इस हॉस्पिटल में बना हुआ था। 2 दिन से पानी इस कदर भरा हुआ था कि मरीजों को बड़ा ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। जिला कलेक्टर को बातचीत करने पर पता चला कि भराव की स्थिति है जिनकी जायजा ले रहे हैं, इसीलिए आज इसको बंद करके दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं खामियाजा यहाँ के जनता, राजनांदगांव की जिले की जनता और यहाँ के मरीजों को सामना करना पड़ रहा है। विस्तार न्यूज के लिए मनोज सिंह, राजनांदगांव से। अगली खबर आपको मध्य प्रदेश के इंदौर से बता दें, जहां हाईकोर्ट में धार भोजशाला मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले को आगे बढ़ा दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सर्वे रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर स्टे लगा हुआ है, इसलिए उच्च न्यायालय सभी पक्षों को सुनने की स्थिति में तब तक नहीं रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना स्टे नहीं हटाती। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 30 तारीख को होगी। मुस्लिम पक्ष के वकील सलमान खुर्शीद ने उच्च न्यायालय से मांग की है कि रिपोर्ट बड़ी होने के कारण 4 हफ्ते का समय दिया जाए और इस पर उच्च न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे हटने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। तो वहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले पर देश में सियासत पूरी तरह से गरमा गई है। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में फैसला होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ सरकार कांवड़ यात्रा के रूट पर नेम प्लेट लगवाने का फैसला लेने जा रही है। इसके संकेत भी गृह मंत्री विजय शर्मा ने दे दिए हैं। इसको लेकर अब प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले पर देश में सियासत गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में फैसला होने जा रहा है। दरअसल यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांवड़ यात्रा रूट की सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। आदेश में कहा गया था कि कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। दुकानों पर मालिक का नाम और पता लिखना अनिवार्य होगा। वहीं इस फैसले को अब छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाएगा, जिसके संकेत गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिए हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि कहां कैसा भोजन मिलेगा इसकी स्पष्टता होनी चाहिए। मांसाहार और शाकाहार दोनों हैं, स्पष्ट करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांवड़ यात्रा बहुत सिस्टमेटिक हो जाए, इसके लिए प्रयास और किया जा रहा है। एक आध दिन में आपके सामने स्पष्ट होगी बात। बाकी व्यक्तिगत तौर पर आप कहें तो मुझे ये लगता है कि ठीक मतलब स्पष्टता थोड़ी होनी चाहिए कि भाई कहाँ कैसा भोजन मिलेगा। मांसाहार और शाकाहार एक साथ ही है तो स्पष्ट करना चाहिए कि मांसाहार और शाकाहार दोनों है। भाई उनके किचन अलग है कि नहीं। अनुष्ठान करने वाला जो कांवड़ यात्रा बड़ी परिश्रम, बड़ा श्रद्धा भाव से आते हैं, उनको स्पष्ट हो जाना चाहिए। यूपी में जारी आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर चर्चा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान के बाद प्रदेश की सियासत में एक बार फिर इस मुद्दे ने बहस छेड़ दी है। डिप्टी सीएम के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का भी बयान सामने आ गया, जिसमें उन्होंने इसे सरकार का तुगलकी फरमान बताया। साथ ही छत्तीसगढ़ के मंत्रियों पर दूसरे राज्यों की नकल करने का आरोप लगाया। देखिए, जिस तरह से फैसले ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की तुगलकी फरमान है और वैसे भी छत्तीसगढ़ सरकार और इनके मंत्री दूसरे राज्यों से नकल करने में माहिर हैं। फिलहाल अभी इस पर छत्तीसगढ़ में कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन डिप्टी सीएम विजय शर्मा की बातों से लग रहा है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में फैसला हो जाएगा। फैसला आने से पहले ही छत्तीसगढ़ में सियासत भी शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
वहीं विकास के कई दावों के बावजूद आज भी ऐसे कई इलाके हैं जहां लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को साफ सफाई की मूलभूत सुविधा तक के लिए बार बार गुहार लगानी पड़ रही है, फिर भी अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। आप ये रिपोर्ट देखिए। मुरैना जिले की जौरा नगर पालिका इन दिनों चर्चा में है और वजह है यहाँ की अव्यवस्था और वायरल हो रहा पार्षद बंटी रावत का वीडियो। दरअसल जौरा नगर पालिका के लोग जल भराव और गंदगी से ग्रसित हैं। उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी मौन बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ पार्षदों का कहना है कि हमारे वार्ड में कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन बारिश के मौसम में लोगों को गंदगी से परेशान होना पड़ रहा है। क्या समस्या है आपके यहाँ? सर यहाँ पानी पीछे ज्यादा भर के, एक तो यहाँ पे ज्यादा पानी भर गई चक्कर में ना तो यहाँ नली ना यहाँ नाली बनवाई गई। बच्चन के चक्कर में यहाँ के गिरबे को डरे। यहाँ अगर छत पे चले गए भूल के आऊँ तो ऊपर से कहूँ गिर गए ना तो यहाँ तो दलदल बन चुकी है। ना यहाँ पानी निकास की वो व्यवस्था थी, जहाँ में पैप डलवाए गए तो पैपू ना खोले और ना यहाँ कुछ सुनवे आवे। बस वोट के चक्कर में जरूर आते हैं कि साहब वोट चाहिए। नगर पालिका जाके आपने शिकायत की अध्यक्ष साहब से? परसों आएगा नहीं, वो फॉर्म दो भर लिख के नहीं सामान्य पंचनामा बना के दो, लेकिन कोई सुनवाई ना ने। बारिश का मौसम चल रहा है, जौरा में जल निकासी की व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे में जगह जगह जल भराव की स्थिति बन जाती है। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। जमा हुए पानी और कचरे के ढेर से बदबू आ रही है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। क्या समस्या है इस वार्ड में? जल भराव की साहब। तो इसकी कभी आपने शिकायत की नगर पालिका में? ना तो नली बनी ना पंचनामा नाले की समस्या, पानी का यहाँ निकास नहीं है। वार्ड पार्षद कौन है आपके? बल्टी। तो बंटी से आपने कहा? एक आध बार गए उनके पास। क्या कहा जाता है उनके द्वारा? कह रहे हैं जब समय आएगा तब करवा देंगे। अभी तो उसका अध्यक्ष साहब से बात की आपने? अध्यक्ष साहब के पास साहब टाइम नहीं है। कुछ दिन पहले मुरैना जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी हुआ था कि कहीं भी बारिश का पानी जमा नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बावजूद भी अब तक यहाँ गंदगी का अंबार है। सबसे बड़ी समस्या तो एक ही है कि यहाँ ये रोड तो बहुत अच्छी बना दी है और ये देखो घरों में पानी भर रहा है। आप देखिए ये घर गिरने वाले हैं, इन्होंने आवास बनाए हुए हैं। अच्छा, ये आवास बने हैं? आवास बने हैं। ये लोग इतने परेशान हैं कि वहाँ से यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है। मतलब रोड बना दी और पानी का निकास नहीं किया है? निकास कहीं से कहीं तक नहीं है। और पार्षद के अगर बोलते हैं तो पार्षद उल्टी धमकी देता है क्या कि मैं नहीं बनाऊंगा, तुम्हें जो करना है वो कीजिए। इसकी शिकायत आपने अध्यक्ष से की? मैंने, अध्यक्ष जी तो फोन ही नहीं उठाते हैं बिल्कुल। लोगों के द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद ऐसी स्थिति है कि शहर में कभी भी बड़ी बीमारी फैल सकती है। अब देखना होगा कि शहर में कब तक साफ सफाई का काम कराया जाएगा और जिम्मेदार कब अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अब बात बजट की, क्योंकि 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आने वाला है और इस दिन निर्मला सीतारमण इतिहास रचेंगी। वो लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनेंगी। 23 जुलाई का दिन खास रहेगा और विस्तार न्यूज आपको बजट से जुड़ी महा कवरेज दिखाएगा। आपके सवालों का जवाब भी देने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि इस बार के बजट से आम जनता की क्या कुछ उम्मीदें हैं। आप सुनिए कि मोदी सरकार के इस बजट से जनता क्या चाहती है। ये उम्मीद है, मैं मांग करना चाहता हूं कि किसान क्रेडिट कार्ड जो 3 लाख का है कम से कम 5 लाख रुपए करा जाए। और दूसरी मेरी मांग है MSP कम से कम 3,000 रुपये प्रति कुंटल गेहूं की करी जाए। और सम्मान निधि जो है किसानों को 24,000 रुपये प्रति साल दी जाए। यूथ के लिए मेरे हिसाब से 3 चीज़ें बनती हैं इस बजट में। मेरा मत है कि सबसे पहला हमारा जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो बढ़ा दिया जाए। हमारे भारत में अभी वोकेशनल मतलब रोजगार परक शिक्षा पर जोर दिया जाता है, बजट भी है, बट इस बजट में, आने वाले बजट में वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए बजट बढ़ाया जाना चाहिए। हर स्टेट में कोशिश ये की जाए कि जो भी बजट सेंक्शन हो रहा है स्पेशली यूथ के लिए, बच्चों को उसी ज़िले में या फिर उसी प्रदेश में नौकरी दी जाए। हमारे छोटे व्यापारियों के लिए एक तो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और GST का सरलीकरण होना चाहिए और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो आ रही हैं उन पर रोक लगना चाहिए। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून आना चाहिए और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए।
तो देखिए, जनता को तो इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि कल जब सरकार ये बजट पेश करेगी तो जनता की उम्मीदों पर सरकार कितनी खड़ी उतरती है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।